नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। राहुल गांधी की भारत यात्रा से ये माना जा रहा था कि पूर्वोत्तर में कांग्रेस का जो प्रदर्शन है, कांग्रेस को बड़ी भारी सफलता पूर्वोत्तर में मिलेगी। और जिस तरह से राहुल गांधी के बारे में ये कहा जा रहा था कि भले उत्तर भारत में उनकी इस भारत यात्रा का इतना प्रभाव ना पड़ा हो, लेकिन पूर्वोत्तर में एक अच्छा प्रभाव पड़ा है। लेकिन जिस तरह से इन चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से परास्त हुई है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पूर्वोत्तर में भी ठीक ठाक सफलता मिली है, उससे ये कहा जा सकता है कि आज भी कांग्रेस के प्रति लोगों में नाराजगी है और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका जादू लोगों पर चल रहा है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि मैं भी बोलता रहता हूँ कि जब रोजी रोटी का देश में बड़ा संकट है, अडानी वाला मामला जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद में बहुत तेजी से उछला और लोगों के मन में ये कहीं ना कहीं ये प्रश्न जरूर उठा कि आखिर कैसी कंपनी थी कि रिपोर्ट आने के बाद में एक तरह से उसके शेयर धराशायी हो गए और लाखों करोड़ों का नुकसान इस संस्था को हुआ। और जिस तरह से ईडी हो, सीबीआई हो और इनकम टैक्स हो, जिस तरह से इन तंत्रों का दुरुपयोग किया गया, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये एक बात जरूर आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार चल रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो कहीं ना कहीं इन तंत्रों का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में प्रश्न ये उठता है, यदि आप आज की तारीख में मंथन करें सारे राजनीतिक दलों पर, तो ये माना जा सकता है कि आज जो विपक्ष में दल है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, एनसीपी हो, रालोद हो, बसपा हो, किसी और भी दूसरे जो संगठन है, शिवसेना तो आपने देख ही ली है महाराष्ट्र में क्या हासिल हुआ है उद्धव ठाकरे का। तो लोग जो है विपक्ष पे पूर्वोत्तर के जो परिणाम आए हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि विपक्ष पे लोग विश्वास करने को तैयार नहीं है, या वामपंथी हो। तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि जिस तरह से 2024 में लोकसभा चुनाव है और बदलाव की बात की जा रही है, विपक्ष एकजुट है, बदलाव होगा या नहीं होगा, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी और कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी और दूसरे दलों की स्थिति क्या रहेगी। इन चुनाव से ये तो स्पष्ट हो चुका है कि राहुल गांधी को आज भी लोग बचाने को तैयार नहीं है। तो यदि आप मेरी राय जानेंगे तो मुझे जो लगता है कि देश में वंशवाद के चलते जो नेतृत्व खड़ा हुआ है, चाहे वो समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो कांग्रेस से, या रालोद से जयंत चौधरी हो, या आपके राजद से तेजस्वी यादव हो, या उद्धव ठाकरे हो, बाल ठाकरे शिवसेना से, और जितने भी जो वंशवाद के, चाहे स्टालिन हो तमिलनाडु में, तो अब जो वंशवाद के चलते जो नेतृत्व खड़ा हुआ है, उसे आज की तारीख में लोग जो है वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये जो है इस समय इस समय देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि यदि ऐसे ही चलता रहा, जिस तरह से ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो वो एक तरह से हिंदू मुस्लिम का माहौल बना रखा है और एक तरह से जाति धर्म के नाम पर जो है समाज को बांटकर अपनी बात जो है ये भी माना जा रहा है कि मीडिया को हाईजैक कर रखा है। तो इन सब के चलते बदलाव कैसे होगा, या देश का ये माना जा सकता है कि आम आदमी का भला कैसे होगा। तो निश्चित रूप से आज के जो विपक्ष है उस पर जनता विश्वास करने को तैयार नहीं है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि जितने भी दल हैं इस समय विपक्ष में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, एनसीपी हो, और जितने भी दल, बसपा हो, रालोद, ये सारे दल जो हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सत्ता में रहे हैं और जनता ने इनकी सत्ता देखी है। और जहां तक राहुल गांधी की बात है कि पिछला जो 10 साल का कार्यकाल था यूपीए सरकार का, तो यही माना जा रहा था कि उसमें राहुल गांधी की ही चल रही थी। तो 10 साल का जो राहुल गांधी का ही एक तरह से कार्य, भले प्रधानमंत्री आपके मनमोहन सिंह रहे हो, लेकिन गांधी परिवार की उस समय पूरी तरह से चल रही थी, और विशेष रूप से राहुल गांधी की। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये तो है कि 10 साल का शासन देखने के बाद में वो लोग भारतीय जनता पार्टी को लाए हैं। तो आज ये माना जा रहा है, और एक तरह से
लोगों की कहीं ना कहीं धारणा ठीक भी है। विपक्ष जो है वो उसका संघर्ष सड़क पर दिखाई देता है। निश्चित रूप से राहुल गांधी का संघर्ष सड़क पर दिखाई दिया है, लेकिन राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार के मामले में आरोप भी है। यदि कोई नेता जेल में आंदोलन करते हुए जाता है, कोई आरोप लगता है, तो जनता उसे स्वीकार कर लेती है कि भाई देखो आंदोलन किया है। भ्रष्टाचार के मामले में यदि किसी बड़े नेता पर भ्रष्टाचार का मामला हो, उसकी छवि कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। यदि आज दूर दूर तक विपक्ष पे निगाह दौड़ाएं कि भाई ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, यदि आप उनसे डर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप में कमियां हैं। आप देख लीजिए, इतिहास उठा के देखिए, पंडित नेहरू के सामने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, लोक नायक जयप्रकाश जी, कर्पूरी ठाकुर, कैसे जो है नेहरू सरकार के बाद में जितनी भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, किस तरह से ये दिग्गज समाजवादी दिग्गज अड़े हैं। ये इंदिरा गांधी सरकार के सामने किस तरह से जेपी क्रांति हुई थी, और इंदिरा गांधी के सामने किस तरह से चौधरी चरण सिंह जो है अड़ जाते थे, या जो दूसरे नेता थे चंद्रशेखर सिंह देख लीजिए, कांग्रेस से बगावत करके वो अलग हुए थे उसमें से। तो वो लोग जो थे वो जेल में जाने से डरते नहीं थे। इसलिए नहीं डरते थे क्योंकि ईमानदार थे, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, कोई घोटाले नहीं किए थे। आज का जो विपक्ष है वो जेल जाने से डर रहा है। जेल जाने से इसलिए डर रहा है कि कहीं ना कहीं उनमें खामियां हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। नहीं तो यदि आज भारतीय जनता पार्टी को आपको लग रहा है कि विभिन्न तंत्रों का दुरुपयोग कर रही है, अराजकता फैला रखी है, तो आप सड़कों पर उतरिए। और जेल जाने से क्यों डरते हैं? आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, विपक्ष नाम की चीज नहीं है। विधानसभा में भले ही समाजवादी पार्टी जो है आग उगल रही हो, लेकिन सड़कों पे कहाँ है? दूसरा कार्यकाल योगी आदित्यनाथ का चल रहा है। आप एक बड़ा आंदोलन समाजवादी पार्टी का बता दीजिए। और बहुजन समाज पार्टी तो, जो मायावती के नेतृत्व में जो बहुजन समाज पार्टी है, वो तो बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हुए है। रालोद का भी कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ है, जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान बेल्ट मानी जाती है। एनसीपी देख लीजिए आप उधर। और जहां तक कांग्रेस के राहुल गांधी के नेतृत्व स्वीकार करने की बात है, तो आज ममता बनर्जी ने कल बोल दिया है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कांग्रेस करती है। और ममता बनर्जी ने एक तरह से ऐलान भी कर दिया है कि वो जो है लोकसभा चुनाव अपने अकेले दम पर लड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे की भी सुगबुगाहट है। लेकिन एम के स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, हाल में उन्होंने एक रैली की जिसमें अखिलेश यादव भी गए हुए थे, फारूक अब्दुल्ला भी गए हुए थे। तो उन्होंने कहा नहीं, तीसरे मोर्चे की बात न की जाए। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह से अकेले चुनाव लड़ने की बात की है, तो ये कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट भी है। जैसे अरविंद केजरीवाल और चंद्रशेखर राव जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस हो या आप दूसरे दल हो विपक्ष में, उनकी दूर दूर तक कहीं से भी एकजुट होने की संभावना नहीं लग रही है। और उसका सीधा सीधा जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और जो हालात उभर के आए हैं, उससे तो नहीं लग रहा है कि 2024 में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि फिर बदलाव होगा कैसे? मेरी जो अब तक की जो पत्रकारिता का अनुभव है या राजनीतिक अनुभव है, या जो मेरी धारणा है, मुझे लगता है कि ये जो इस समय देश में विपक्ष है, इसके बस का बदलाव नहीं है। देश में कोई बड़ा नेतृत्व खड़ा होगा, कोई जमीनी नेतृत्व खड़ा होगा, और कोई निस्वार्थ और ईमानदार नेतृत्व खड़ा होगा, बेबाक रूप से बात करने वाला नेतृत्व खड़ा होगा, जो जेल जाने से नहीं डरेगा, डंडे खाने से नहीं डरेगा, जो जनता के बीच में रहकर जनता के लिए संघर्ष करेगा। ऐसा कोई नेतृत्व देश में खड़ा होगा, वो बदलाव कर सकता है। जैसे इस समय आम आदमी पार्टी के बारे में बोला जा रहा था कि एक नई ताकत देश में उभर के आई है। 2 राज्यों में सरकार थी, दिल्ली के बाद में पंजाब में। तो मनीष सिसोदिया प्रकरण के बाद में, जो सत्येंद्र जैन के प्रकरण के बाद में, आम आदमी पार्टी की छवि बुरी तरह प्रभावित हुई है। आज आम आदमी पार्टी पर भी लोग जो है संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। अब ये माना जा सकता है कि ये जो बदलाव है देश में, उसमें समय लगेगा, और कोई जमीनी नेतृत्व देश में खड़ा होगा, वही इस तरह का बदलाव इसी सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ में करेगा। और आज यदि आप नेतृत्व की बात कर लीजिए, तो देख लीजिए आप नेतृत्व जो देश में किस तरह का नेतृत्व है। आप एनसीपी से शुरू मैं करता हूँ।
शरद पवार कभी नरेंद्र मोदी जो है उनकी महिमा मंडन करने लगते हैं, कभी खिलाफ में बोलने लगते हैं। ममता बनर्जी आज देखिए कांग्रेस का विरोध करके एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का ही पक्ष किया है। आप अखिलेश यादव आ जाइए, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव जी के पिताजी, जिन्हें नेताजी के नाम से लोग जो है बुलाते थे, तो देख लीजिए भरी सदन में लोकसभा में उन्होंने दूसरे चुनाव जो 2019 का चुनाव था उससे पहले नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तारीफ कर दी थी कि आप एक तरह से उन्हें बधाई दे दी थी दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो वो समाजवादी पार्टी का आचरण देख लीजिए, संस्थापक थे मुलायम सिंह यादव, और अखिलेश यादव भले विधानसभा में बोल रहे हैं लेकिन सड़क पर कहीं नहीं दिखाई देते हैं। आप बहुजन समाज पार्टी देख लीजिए, चुप्पी साधे बैठी हुई है, ताज प्रकरण मामला हो या उनका भाई जो है आनंद का मामला हो। रालोद देख लीजिए आप, जयंत चौधरी, कोई बहुत बड़ा आंदोलन पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपको नहीं दिखाई देगा। तो मतलब ये लोग जितने भी हैं बिल्ली के भाग से छींका टूटने का इंतजार कर रहे हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी टूटने नहीं देगी। कुल मिला के इस समय देश को एक बड़ी ताकत की जरूरत है, देश में उभर के आए और जो ईमानदार नेतृत्व हो और जो इस सरकार का मुकाबला करे। पूर्वोत्तर के परिणाम से तो जो ये जनता ने दिखा दिया कि इस विपक्ष पे तो विश्वास करने को लोग तैयार नहीं है। तो फिर किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ भी हम पेश होंगे। नमस्कार।